देखिए, रिजर्वेशन एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसपे आए दिन लोग आपको बहस करते हुए मिल जाएंगे। स्पेशली इलेक्शन के टाइम पे ये बहस जो है वो और तेज हो जाती है। अब कुछ लोगों का मानना है कि फाइनेंशियल स्टेटस देख के रिजर्वेशन देना चाहिए और ये जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है ये हटा देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर 70 सालों से बैकवर्ड लोगों का स्टेटस नहीं सुधार पाया तो इसका मतलब कि ये जो टूल है ये काम का नहीं है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की हैं उसकी सजा हमें क्यों मिले। सब अपने हिसाब से अपना अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। कुल मिलाकर जिसको रिजर्वेशन मिलता है वो इसके सपोर्ट में बहस करता है और जिसको नहीं मिलता है वो ज्यादातर इसके अगेंस्ट में बात करता है। आप अपने आसपास नोटिस करोगे तो आपको यही पैटर्न मिलेगा मोस्टली। अब देखिए, अगर ऑलरेडी कुछ मन बनाकर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे पता है फिर आप हर्ट होंगे ही, क्योंकि इसमें मैं काफी कंट्रोवर्शियल चीजें डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन मेरी इंटेंशन इसके पीछे बस इतनी है कि जब हम रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो हमारे पास इसकी सही डिटेल्स हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक प्रोपेगेंडा वाली न्यूज ना हो। सबसे ज्यादा डिस्कशन चलता है कि रिजर्वेशन तो खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है। आप जाति के आधार पर भेदभाव करके किसी को ज्यादा और किसी को कम रिजर्वेशन दे रहे हो। और हमारा लॉ कहता है कि हर कोई कानून की नजर में इक्वल है और इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा। अब देखिए, ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए पहले हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसे बिहेव करते हैं। मान लीजिए आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा अभी छोटा है। तो अगर हमें कहीं जाना हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा है जो चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं और जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर ये कहते हैं कि इस घर में इक्वालिटी फॉलो होती है, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे, दोनों को चलना पड़ेगा। अब ऐसे ही अगर आप घर में मान लो कि घर में 2 भाई हैं, अगर किसी वजह से एक भाई की हेल्थ वीक है और उसको डॉक्टर ने कहा है कि इसको अच्छी खुराक की जरूरत है, तो आप क्या कहोगे कि घर में तो इतना ही राशन आता है, सब में बराबर बटेगा, इक्वालिटी होगी। या फिर जिस भाई को अच्छी खुराक की जरूरत है उसको ज्यादा खुराक दोगे जब तक वो ठीक ना हो जाए। ऐसे ही अगर आप मान लो कि आप ट्रैवल कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ कहीं पे और एक सीट खाली है वहां पे, तो उस टाइम पर जो पहले पहुंच जाता है वो बैठता है या फिर कोई फीमेल या बुजुर्ग आदमी होता है उसको आप सीट देते हो। देखिए, जब हम अपने घर की बात करें तो आप नोटिस करोगे कि हम घर में भी किसी को कम किसी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और ये प्रायोरिटी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही होता है जिसकी वजह से इक्वालिटी आती है। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो एग्जैक्टली वैसे ही एक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में एक्ट करते हैं। और हमें रिजर्वेशन इसलिए बुरा लगता है क्योंकि जैसे ही हम परिवार के बाहर निकलते हैं हम बाकी लोगों को बाहरी समझते हैं। जब हम अपने घरों में ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम ये इसलिए कर रहे होते हैं कि अनसेड कम्युनिकेशन में एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो घर के अंदर। अगर हम ह्यूमन ग्राउंड को भी छोड़ दें, लॉजिकली भी देखें तो रिजर्वेशन एक मजबूरी है। अगर आप घर का एग्जाम्पल लो, किसी फादर के 3 बेटे हैं और वो इन तीनों बेटों में से किसी एक को इग्नोर करना शुरू कर दे, आप देखोगे कि वो लेफ्ट आउट भाई आगे चल के घर वालों के अगेंस्ट में हो जाता है, भाइयों के अगेंस्ट में हो जाता है, वो उस घर के लिए डेंजरस हो जाता है। इसलिए एक अक्लमंद फादर कभी भी अपने बेटों में फर्क नहीं करता है, जरूरत के हिसाब से चीजें मैनेज करके सबको साथ में लेकर चलता है। ऐसे ही अगर कोई कंट्री है और उसमें किसी कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ जाती है तो वो रिबेलियस हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड का एग्जांपल हमने देखा है कि वहां पे कैसे लोग नक्सली बन गए। रेड कॉरिडोर जो एरिया बोला जाता है वहां पे बिजनेस वगैरह करने में कितनी दिक्कत आती है। नक्सली आज की डेट में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गया इंडिया के लिए। और ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, किसी भी देश की गवर्नमेंट अगर किसी एक स्टेट को इग्नोर करना शुरू कर दे तो आप देखिएगा कि वो एक स्टेट पूरे देश के लिए थ्रेट बन जाती है। यही रीजन है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि देश सबको साथ लेकर चलने से बनता है। वरना देश के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा हो जाता है अगर देश के अलग अलग कम्युनिटी देश के ही खिलाफ हो जाए। हम बात करते हैं कि हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब तक हर कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, आप पेपर में तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो जाओगे लेकिन एक्चुअल में नहीं होगे। अभी हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो इंडिया में कास्ट सिस्टम की जगह वर्ण का सिस्टम था। पढ़ाई और एजुकेशन सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। लेकिन इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं था, ये सिर्फ काम के हिसाब से डिवाइडेड था। हर जगह ऐसे ही था, इंडिया के बाहर भी ऐसे ही था। अगर आप इंडिया के बाहर नाम सुनते होंगे स्मिथ वगैरह, तो उनका भी नाम उनके काम के हिसाब से ही पड़ गया था। स्मिथ जो थे वो लोहार को बोला जाता है। अगर उस टाइम पे सबको पता होता कि एजुकेशन से ज्ञान आएगा और जिसके पास ज्ञान ज्यादा होगा वही रूल करेगा, शायद सिचुएशन अलग होती। लेकिन काम के बेसिस पर यह डिवीजन हुआ और आगे चलकर जिसके पास राज और एजुकेशन थी वो बड़े होते गए, बढ़ते गए और अपने हिसाब से रूल सेट करते गए और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज हम भली रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों साल से था। वो आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि इंडिया की रोड्स तक पे 100% रिजर्वेशन था।
बैकवर्ड क्लास को रोड पर जाना तक अलाउड नहीं था। बैकवर्ड क्लास के जो मेल्स थे उनको अपने गले में कुल्हड़ लटका के चलना होता था ताकि वो जमीन पे थूक ना पाए। कमर पर झाड़ू बांध कर रखनी होती थी ताकि अगर पैर के निशान पड़ जाएं तो उनको हटा सकें, ताकि अपर क्लास वाले उस पर चल सके। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत के भी टाइम पे लिखा था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सोच के देखिए, जिसको छूना अलाउड नहीं था वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसको इंसान ही नहीं माना जा रहा था। जानवरों से भी बदतर हाल किया गया था। जानवरों से दूध पिया जा रहा था, उनको दूध पिलाया जा रहा था, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा था, लेकिन इंसान को छूना अलाउड नहीं था। और जब छूना अलाउड नहीं था तो वो ना तो पढ़ सके, ना उनको नौकरियां मिल सकी, और इस वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटी है वो कम होती गई। जनरेशन टू जनरेशन यही चलता रहा। लेकिन इस चीज को बिना समझे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होते हैं। कुछ लोग तो आम भाषा में बोल देते हैं कि जीन्स स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों के। आपने अपने आसपास बातों बातों में सुना होगा कि आप लगते नहीं हो कि आप एससी हो, या फिर आप एसटी नहीं लगते हो, या फिर ये असली राजपूत है। ये बातें बहुत ही कॉमन है, लेकिन दिखाती है कि हम अंदर सोचते क्या है। जबकि असल बात यह है कि बैकवर्ड क्लास से हजारों साल तक अपॉर्चुनिटी छीनी गई है, इस वजह से वो हमारी बराबरी पे आके नहीं खड़े हो पा रहे हैं। अब यूएस की बात करें तो वहां पे जो गोरे हैं वो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे ज्यादा हैं ब्लैक के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्लैक कम कैपेबल हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वहां पे भेदभाव हुआ है। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री देखोगे इंडिया की, तो जो इंडिया के शिल्पकार थे ये बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे। बाहर के देशों से लोग देखने आते थे कि यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिक्स कर रहे हैं ताकि जंग ना लगे। पीतल के बर्तन बनाने का प्रोसेस बहुत ही अच्छे से ये लोग जानते थे, जबकि बाहर के लोगों को सोने और पीतल में डिफरेंस तक नहीं पता था। वेद व्यास जी जो दासी पुत्र थे, आज की भाषा में वो दलित होते, लेकिन वो महर्षि थे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अतारी, आज की लैंग्वेज अगर यूज होती तो ये सारे दलित थे। जैसे जैसे भेदभाव शुरू हुआ ये लोग पीछे होते गए। आप किस कास्ट में पैदा हुए हो इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में लोग आज इतनी बात करते हैं। जब वो स्कूल में गए थे तो उनको अपनी खुद की बोरी घर से लेके जानी पड़ती थी, क्योंकि उनको क्लास के साथ बैठना अलाउड नहीं था। बाहर बैठ के पढ़ते थे। पानी भी प्यून दूर से देता था, जिस दिन प्यून नहीं आता था उनको पानी नहीं मिलता था। इस तरह की स्ट्रगल से लेके कैसे उन्होंने अपना नाम कमाया कि आज अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक में उनकी मूर्ति स्थापित है।